नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आज की एक बड़ी खबर के साथ। और बड़ी खबर यह है कि लॉकडाउन के बाद बिकी BS4 गाड़ियों पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 31 मार्च के बाद बिकी BS4 गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन नहीं किया जाए। कोर्ट ने 27 मार्च वाला अपना आदेश वापस ले लिया है। क्या है पूरी खबर, ये बताने के लिए जी मीडिया संवाददाता दानिश आनंद हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस वक्त। दानिश, बताइए क्या है पूरी खबर। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में काफी अहम हियरिंग थी और इस हियरिंग में फाडा एक एक्सटेंशन चाहता था स्टक BS4 इन्वेंट्री को लेकर, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का सबसे बड़ा फैसला आया है और सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ फाडा को स्पष्ट कर दिया है कि जो 27 मार्च का जो ऑर्डर था जिसमें 10% गाड़ियां बिकनी अलाउड थी लॉकडाउन लिफ्ट होने के 10 दिन के बाद, उस ऑर्डर को सुप्रीम कोर्ट ने आज वापस ले लिया है। और इसके पीछे सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि फाडा ने जब उनको पहले अप्रोच करा था तो उस टाइम पे फाडा ने उनको ये बताया था कि उनके पास काफी स्टॉक इन्वेंट्री है और उसको निकालना उनके पास काफी कम समय है। तो उस टाइम पे सुप्रीम कोर्ट ने उनको सर्टेन गाड़ियां बेचने के लिए अलाउ करा था और जो सुप्रीम कोर्ट की कैलकुलेशन थी उसमें लगभग 1.5 लाख गाड़ियां ही बिक सकती थी। लेकिन जो आज सुप्रीम कोर्ट में सामने निकल कर आया है कि फाडा ने 1.5 लाख की जगह 2.5 लाख गाड़ियां बेची हैं। तो ये सबसे बड़ा आंसर था जो सुप्रीम कोर्ट को बिल्कुल सही नहीं लगा और इसके चलते जस्टिस मिश्रा ने 27 मार्च वाले ऑर्डर को रिकॉल कर लिया है। और सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व करा है कि जो गाड़ियां बिक चुकी जो गाड़ियां 31 मार्च के बाद बिकी हैं उनको रजिस्टर नहीं कराया जाएगा। और अभी अगर हम बात करें तो देश में 17,000 ऐसी गाड़ियां हैं जो इसी टाइम पीरियड के आसपास बिकी हैं, जिनका फ्यूचर अभी थोड़ा बहुत डार्क लग रहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक जो गाड़ियां 31 मार्च के बाद बेची गई हैं वो रजिस्टर नहीं हो पाएंगी। तो अगर आपकी गाड़ी उसके पहले रजिस्टर हो चुकी है तो आपकी गाड़ी सेफ है, लेकिन अगर आपकी गाड़ी 31 मार्च के बाद बिकती है तो उसका जो डेटा है वो वाहन डेटा पे अपलोड होना चाहिए, तभी उसको रजिस्ट्रेशन मिलेगी। तो अभी सुप्रीम कोर्ट ने फाडा को थोड़ा सा समय और दिया है और तब तक फाडा को सारी डिटेल्स उनको सबमिट करनी है कि कितनी गाड़ियां हैं, कितनी उसके बाद रजिस्टर हुई हैं और कितनी रजिस्टर होनी बची है। ठीक है, चलिए हमारे साथ फोन लाइन पर सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील विराग गुप्ता भी हैं। गुप्ता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। मेरा आपसे सवाल सर ये होगा कि कंज्यूमर के पास अब क्या विकल्प हैं? जिन लोगों ने 31 मार्च के बाद BS4 गाड़ियां खरीदी हैं उनकी गाड़ियों का अब क्या होगा? नहीं, देखिए, दिल्ली में पर्यावरण का बहुत ही महत्व रहा है और इसके पहले भी सुप्रीम कोर्ट को सख्ती बरतनी पड़ी, जिसके बाद क्योंकि गैस चैम्बर जो दिल्ली बनती जा रही है तो उसमें कई बार सख्त कदम जरूरी हो जाते हैं। अब इसके दो पहलू हैं। एक है कि जो वाहन लॉबी है वो चाह रही थी कि वाहनों की संख्या में बिक्री की और बढ़ोतरी की अनुमति दी जाए, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने पुराने ऑर्डर को रिकॉल करते हुए और उसमें उन्होंने बोला है कि जो रजिस्टर्ड नहीं हुए हैं उनको मान्यता नहीं दी जाएगी। पूरा डिटेल ऑर्डर पढ़ने के बाद ही बताया जा सकता है, लेकिन ऐसा लगता है अगर कोई जेन्युइन सेल हुई होगी और अगर उसका पूरा विवरण होगा तो उनको मान्यता मिल जानी चाहिए, ऐसा मैं मानता हूँ। तो इसलिए, क्योंकि अदरवाइज दिक्कत पड़ जाएगी। अगर कोई वाहन बिक्री हो चुका है और उसका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा तो उसका रिवर्स कैसे होगा? इसलिए जो लोग जेन्युइन बायर्स हैं उनको आगे चल के राहत की उम्मीद है। वो खुद भी सुप्रीम कोर्ट में अप्रोच कर सकते हैं या कलेक्टिवली उनकी तरफ से जो संगठन है वो अप्रोच कर सकते हैं, लेकिन आगे चलकर इसमें कोई रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा, यह बात निश्चित है। हाँ, ये आपने एक महत्वपूर्ण बात बताई कि जो जेन्युइन बायर हैं उनको शायद कोई दिक्कत ना हो। ये एक बहुत राहत की बात होगी, क्योंकि जिन लोगों ने गाड़ी खरीद ली है उनके मन में इस बात को लेकर चिंता होगी कि उन्होंने अब उनकी गाड़ियों का क्या होगा इस ऑर्डर के बाद। तो विराग गुप्ता जी सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील हैं और वो कह रहे हैं कि जो जेन्युइन बायर हैं उनको शायद चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। एक छोटा सवाल गुप्ता जी मेरा आपसे और होगा कि क्या विकल्प होंगे, कानूनी अधिकार जो कंज्यूमर हैं जिन्होंने 31 मार्च के बाद गाड़ियां खरीदी हैं और इस ऑर्डर के बाद उनके पास कानूनी विकल्प क्या बचते हैं, अगर मान लीजिए एग्जैक्टली यही ऑर्डर अगर आगे रहता है तो? नहीं, देखिए, इस बारे में एक महत्वपूर्ण बात समझने की यह है कि जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जो आज का ऑर्डर है उसमें उनका जो मंशा थी कि ऐसा ना हो कि जो वाहन की लॉबी है वो संगठित तौर पर सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का दुरुपयोग कर रही हो।
हमने इसके पहले भी देखा, जैसे नोटबंदी वाले मामले में अच्छा। या दूसरी चीजों के मामले में। तो अगर संगठित तौर पर उन्होंने कोई अपनी इनवाइस से उन्होंने अगर गलत तरीके से मैनिपुलेट किया है सेल को, उनको फायदा नहीं मिलेगा। लेकिन अगर बोनाफाइड सेल हुई है और सेल के बाद रजिस्ट्रेशन तो तुरंत हो ही जाता है, उनका दो पहलू है, पहला रजिस्ट्रेशन हुआ कि नहीं हुआ, और दूसरा जो पोर्टल है, पोर्टल में रिफ्लेक्ट हुआ कि नहीं हुआ। अगर रजिस्ट्रेशन हो गया है और पोर्टल में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, उन लोगों को आगे चलकर सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने की उम्मीद है। और अगर सेल हो गया है और रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, तो यह संदिग्ध सौदे हैं और मुश्किल होगा। हाँ, ये बहुत ही तस्वीर आपने साफ की है कि क्या आगे होगा इस पूरे मामले में। आपका और दानिश आपका भी जुड़ने के लिए इस खबर पर आगे बढ़ते हैं, रुक करते हैं अगली खबर का। आज कैबिनेट की बैठक में पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना को नवंबर तक बढ़ाने की मंजूरी मिल गई है। इसे बढ़ाने का ऐलान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। इस योजना को बढ़ाने से 80 करोड़ लोगों का फायदा होगा और इससे सरकारी खजाने पर 90,000 करोड़ रुपए का भार आएगा। साथ ही आज कैबिनेट ने उज्ज्वला स्कीम के एक्सटेंशन को भी मंजूरी दे दी है। कैबिनेट ने एग्रीकल्चर इंफ्रा डेवलपमेंट फंड को भी मंजूरी दे दी है। और अब बात करते हैं कोरोना की। देश में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या 7,42,417 पर पहुंच चुकी है। पिछले 24 घंटे में 22,752 नए केस सामने आए हैं और 482 लोगों की मौत हो गई है। हालांकि देश में पिछले 24 घंटे में 15,515 कोरोना मरीज ठीक भी हुए हैं। देश भर में ठीक होने वालों का आंकड़ा 4,39,948 पर पहुंच गया है। और आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं एक और महत्वपूर्ण खबर की। और खबर यह है कि मुंबई में तेजी से बढ़ रहे कोरोना केस को देखते हुए बीएमसी ने बड़ा फैसला लिया है। अब मुंबईकर डॉक्टर की पर्ची के बिना भी कोरोना का टेस्ट करवा सकेंगे। इससे पहले कोरोना की जांच के लिए डॉक्टर की पर्ची जरूरी थी। ऐसा करने वाला मुंबई देश का पहला शहर बन गया है जहां इस तरह की इजाजत दी गई है। मुंबई में कोरोना मरीजों की संख्या 86,000 के पार है, जबकि 5,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं मुंबई के धारावी से भी पिछले कुछ दिनों में अच्छी रिपोर्ट्स आ रही हैं। धारावी में पिछले 24 घंटे में सिर्फ एक मामला सामने आया है। और इस खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं महाराष्ट्र आईएमए के पूर्व सचिव डॉक्टर पार्थिव सांघवी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। एक बड़ी पहल की गई है महाराष्ट्र की तरफ से कि मुंबई में अब बिना डॉक्टर की पर्ची के भी कोरोना का टेस्ट हो सकेगा। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, क्योंकि अब ये ओपन कर दिया गया है, तो एक व्यक्ति को कब ये मानना चाहिए कि उन्हें अपना टेस्ट करा लेना चाहिए और वो अपने पास के लैब में जाके टेस्ट करा ले? क्या सिम्टम दिखे, क्या अंदर अपने अंदर महसूस हो जिसके बाद उन्हें टेस्ट करा लेना चाहिए? देखिए, ये तो बहुत ही अच्छी खबर है कि जो अभी प्रशासन ने ली है। जो हमारी मांग बहुत समय से थी कि जितने ज्यादा केसेस की हम टेस्ट करेंगे उतने ही ज्यादा केसेस भले ही आए हैं, लेकिन उनको हम ट्रीट भी कर पाएंगे, अच्छा भी कर पाएंगे और उनको आइसोलेट भी कर पाएंगे। तो इसके लिए ये बहुत ही एक अच्छी पहल है जो मेरे हिसाब से महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने ली है और पूरे देश में यही होना चाहिए और इसका हम पूरी तरीके से स्वागत करते हैं। और इसके चलते हुए सभी प्राइवेट निजी लैब्स में भी ये सुविधा अगर दी जाए तो हम सबसे ज्यादा तादाद में ये इसका केस डिटेक्शन भी कर सकते हैं, ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं और आइसोलेशन यानी कि क्वारंटाइन भी कर सकते हैं। नहीं, वो तो ठीक है सर, लेकिन मैं अब आपसे ये पूछ रहा हूं कि चूंकि अब डॉक्टर की पर्ची की जरूरत नहीं है, अब खुद ही फैसला करना है कि कब टेस्ट कराना है नहीं कराना है, तो चूंकि अब खुद ही डिसीजन लेना है तो कब डिसीजन लेना चाहिए? क्या सिम्टम दिखे, क्या अंदर से महसूस हो जिसके बाद ये लगे कि जांच करा लेनी चाहिए? पहला सिम्टम जो है वो बुखार है। टिपिकली अगर ये सीजन में अगर बुखार आता है तो पहला शक
कोरोना वायरस कोविड डिजीज पे आना चाहिए। बुखार के साथ अगर गले में खराश है या गला खराब है तो ये दूसरा सिम्टम रहेगा। तो ये दो मेन सिम्टम्स है, एक तो बुखार और दूसरा गले में खराबी यानी कि सर्दी खांसी। इसके साथ आजकल बहुत सारे सिम्टम्स देखे जा रहे हैं, जैसे पेट में भी खराबी, जैसे कि डायरिया जिसको बोलते हैं, लूज मोशंस होते हैं, वो भी एक साइन रहता है कोरोना वायरस डिजीज का। आजकल तो पेशेंट्स जो आ रहे हैं लिवर में भी प्रॉब्लम्स के साथ आ रहे हैं, जैसे लिवर में पस जमा हो रहा है, वैसे केसेस, लिवर एब्सेस जिसको बोलते हैं वैसे केसेस आ रहे हैं। अपेंडिक्स में सूजन यानी अपेंडिसाइटिस आ रहा है, उसके साथ हमने देखा है कि डायग्नोसिस किया तो कोविड भी पॉजिटिव है। तो ये बहुत सारे, लेकिन ये जो तादाद है वो कम है। ठीक है, सबसे ज्यादा है बुखार और सर्दी खांसी। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये सुझाव देने के लिए कि कब आपको ये महसूस करना है कि आपको अब जांच करानी है, क्योंकि मुंबई में अब डॉक्टर की पर्ची की जरूरत नहीं है कोरोना की जांच कराने के लिए। आगे बढ़ते हैं, रुक करते हैं अगली खबर का। कोरोना वायरस के इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवा रेमडेसिविर की कालाबाजारी की खबरों के बीच महाराष्ट्र एफडीए ने सख्ती बढ़ा दी है। महाराष्ट्र एफडीए ने मुंबई और थाने इलाके में इसकी कालाबाजारी को रोकने के लिए छापेमारी सहित कई तरह के उपाय किए हैं। पूरी खबर बताने के लिए जी मीडिया संवाददाता नेहा सिंह हमारे साथ जुड़ी हैं। नेहा, बताइए क्या पूरी खबर है, क्या पूरा अपडेट है? शुक्रिया। सबसे पहले बता दो, जो रेमडेसिविर मेडिसिन है ये एक इंजेक्शन है जो कि वेन्स में लगाया जाता है। इससे पहले ये इबोला के वायरस के वक्त इसे इस्तेमाल किया गया था और अब कोरोना को लेकर ये काफ़ी इफेक्टिव ये बताया जा रहा है। हाल ही में अप्रूवल मिला था एफडीए के जरिए। अब ये हुआ कि जब अप्रूवल मिला तो काफ़ी हॉस्पिटल्स में स्टॉक गए और उसके बाद ये ख़त्म भी होने लगा। अब जब स्टॉक ख़त्म हुआ तो लोगों के ये कंप्लेंट्स थे कि उसे ब्लैक मार्केट में बेचे जा रहे हैं। खबर ये भी है कि 60,000 तक भी लोगों ने कंपनीज ने ये हॉस्पिटल को दिए हैं। लेकिन जब हमारी बात एफडीए से हुई, एफडीए महाराष्ट्र से, उन्होंने कहा है कि हमने कई जगह रेड मारे लेकिन हमारे पास ऐसी कोई जानकारी अभी तक नहीं आई है जहां इस लेवल पे ब्लैक मार्केटिंग की जा रही हो या एमआरपी से ज्यादा रेट पर ये बिका गया हो। इसीलिए मुंबई और थाने में क्योंकि खबरें आई है, उनका यही कहना है कि अगर हमें कोई आकर बताए कि ऐसी सब चीजें हो रही है, हम वहां जाकर ये सारी चीजें करेंगे। लेकिन ये क्योंकि पॉसिबल नहीं था, इसलिए उन्होंने अपने अधिकारियों को पेशेंट का रिश्तेदार बनाकर वो कॉल करते हैं हॉस्पिटल्स में या कंपनीज को कॉल करके पूछ रहे हैं कि इसकी मेडिसिन का क्या रेट है क्या नहीं। तो ग्राउंड रियलिटी पे, फील्ड पर अधिकारी जाकर इस चीज का जांच कर रहे हैं कि ऐसी कोई चीजें अगर हो रही है तो उस पे कानूनन जुर्माना लगेगा और कंपनीज या मैन्युफैक्चरर और उन सब पे वो सब अरेस्ट भी हो सकते हैं। ये कहीं ना कहीं एफडीए का कहना है। पूरी की क्योंकि मेडिसिन है, इस्तेमाल की जा रही है और इसका क्योर भी है और इस लालच में लोग मेडिकल पे भी जाकर इस दवाई की मांग कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि आने वाले समय में एक हफ्ते में ही 3-4 ऐसी कंपनीज है, सिप्ला होगी, हेट्रो हो गए, ऐसी बहुत सी कंपनीज हुए। इनफैक्ट माइलान से भी दवाई आने की बात की जा रही है जो कि सबसे सस्ते रेट पे दी जाएगी 4,500 में। तो हफ्ते 2 हफ्ते भर में जो आउट ऑफ स्टॉक भी मेडिसिन हो गए हैं, उनका ये कहना है कि हम इसी हफ्ते रिलीज करने वाले हैं। और हमारे एफडीए महाराष्ट्र की जानकारी के हिसाब से अभी तक कोई भी कंपनी में कोई भी अस्पताल में आउट ऑफ स्टॉक ये नहीं हुआ है। ठीक है, बहुत शुक्रिया नेहा आपका इस पूरे अपडेट के लिए। आगे बढ़ते हैं, अब रुक करते हैं अगली खबर का। देश में कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य महाराष्ट्र में मिशन बिगिन अगेन के तहत अब लगातार ढील दी जा रही है। महाराष्ट्र में आज से होटल, गेस्ट हाउस और लॉज खुल गए हैं। कंटेनमेंट जोन के बाहर सामाजिक दूरी और 33% गेस्ट की शर्त के साथ इसकी मंजूरी दी गई है। बिना लक्षण वाले लोगों को ही कमरा मिलेगा। मुंबई के एक ऐसे ही होटल का जायजा लिया जी मीडिया संवाददाता एहसान अब्बास ने। मुंबई समेत महाराष्ट्र के होटलों के लिए आज बेहद खुशी का दिन है। 33% कस्टमरों के रिजर्वेशन की शर्त पर महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई समेत महाराष्ट्र के होटलों को खोलने की इजाजत दे दी। और आप देखते थे किस तरह से मुंबई के सभी आलीशान होटल पूरी तैयारी के साथ अपने जो कस्टमर्स, गेस्ट हैं, उनके जो वेलकम के लिए पूरी तरह से तैयार है। आज पहला दिन है, 3 महीने से ज्यादा वक्त के बाद होटल्स
की शुरुआत मुंबई में दोबारा हुई है। कोरोना संक्रमण के बीच लॉकडाउन के दौरान 3 महीने से ज़्यादा वक्त से सभी होटलों को बंद करने का महाराष्ट्र सरकार ने आदेश दिया था और आज पहला दिन है। हम इस वक्त मुंबई के एक आलिशान होटल में मौजूद हैं। किस तरह की तैयारियां हैं, कितनी खुशी का दिन है? ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। अभी होटल चालू हो रहा है, इतने दिनों से बंद था सब कुछ, इनकम बंद थी, उसकी वजह से कस्टमर्स आए, आना शुरू हो गए। ये सभी थोड़ा आना चालू हो जाएगा आज से, क्योंकि आज से ऑफिशियली चालू हो चुका है ना, इसकी वजह से। क्या क्या आप लोग प्रिकॉशंस ले रहे हैं? सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजर, ये सब कुछ लिया जा रहा है। सैनिटाइज़र है, डिसइंफेक्शन के लिए, गेस्ट अगर आते हैं उनके लिए सेफ्टी है, टेम्परेचर चेक किया जाता है, सब कुछ। बिल्कुल, जो होटल कर्मचारी हैं उनके चेहरों पर खुशी का जाहिर है कि एहसास बिल्कुल दिखाई पड़ सकता है, क्योंकि 3 महीने से ज़्यादा वक्त से होटल्स महाराष्ट्र में बंद है। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, लेकिन इस बीच महाराष्ट्र सरकार मिशन बिगिन अगेन के तहत जो है अनलॉक कर रही है लगातार लॉकडाउन को, और ऐसे में जो आर्थिक जो गतिविधि है महाराष्ट्र में तेज़ी से बढ़ रही है और होटल व्यवसाय के जो दरवाजे हैं वो भी महाराष्ट्र सरकार ने खोल दिए हैं। हालांकि काफ़ी शर्तें हैं और उस शर्त पर किस तरह से होटलों को खरा उतरना है। देखिए, स्टाफ है पूरी तरह से फेस शील्ड लगाए हुए, फेस मास्क लगाए हुए, दस्ताने पहने हुए, सैनिटाइजर से, और 33% जो कस्टमरों को रिजर्वेशन कमरों में मिलेगा, ये शर्त है। जिन होटलों को क्वारंटाइन के तौर पे रखा गया है वो अभी नहीं खुलेंगे, लेकिन बाकी सभी जो होटल हैं उन्हें खोलने का महाराष्ट्र सरकार ने इजाज़त दे दी है, और जिसके बाद मुंबई के होटल शुरू हो गए हैं। एहसान अब्बास, जी मीडिया, मुंबई। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अब एक और महत्वपूर्ण खबर है जो आपके काम की खबर है। खबर यह है कि अगर आप वर्क फ्रॉम होम के चलते अपने शहर वापस लौट आए हैं, लेकिन मकान मालिक को खाली पड़े घर के लिए हर महीने दिया जाने वाला किराया आपको खटक रहा है, तो ये खबर आपके लिए बेहद ज़रूरी है, क्योंकि देश के महानगरों में घरों को स्टोर रूम में बदलने का एक नया कॉन्सेप्ट शुरू हुआ है। देखिए ये रिपोर्ट। ये 32 साल के आदित्य हैं और अभी अपने घर जम्मू में हैं। इनकी कंपनी, जिसका ऑफिस गुड़गांव में है, उसने इन्हें वर्क फ्रॉम होम का ऑप्शन दिया, तो आदित्य ने घर लौटना ही बेहतर समझा। इससे काम भी नहीं रुकेगा और परिवार के साथ भी रहेंगे। पिछले कई महीनों से अपने घर में रहने के कारण गुड़गांव में लिए अपने किराए के घर का हर महीने जाने वाला 32,000 रुपए किराया आदित्य को अखरने लगा। इसके लिए उन्होंने एक उपाय निकाला और अपने किराए के घर का सारा सामान एक स्टोर में शिफ्ट कर दिया, जिसका हर महीने का किराया सिर्फ 7,000 रुपए है। इनिशियली 2 महीने तक मैंने अपने लैंडलॉर्ड को रेंट पे किया और देन मैंने उससे डिस्कस किया है कि वो अपना रेंट रिड्यूस कर दे, बट वो एडमेंट था फुल रेंट लेने के लिए। देन आई वाज रेफर्ड टू अ स्टोरेज फैसिलिटी बाय वन ऑफ माय फ्रेंड्स, और वो फैसिलिटी मेरे को 60% तक लेसर प्राइस पे स्टोरेज फैसिलिटी प्रोवाइड करी थी मेरे सामान के लिए। सिर्फ आदित्य ही नहीं, उनकी तरह दूसरे शहरों से आए बहुत से लोग वर्क फ्रॉम होम के चलते अपने अपने घरों को लौट चुके हैं और कोरोना के कारण फैली अनसर्टेनिटी के कारण पूरे घर का किराया देने की बजाय स्टोरेज स्पेस को चुन रहे हैं, जहां पर किराया सामान के मुताबिक तय है। जैसे इन स्टोरेज स्पेस में सूटकेस रखने का किराया मात्र 150 रुपए महीना है। फ्रिज, सोफा रखने के लिए आपको 800 से 1,000 रुपए महीना देना होगा। सामान की कंफर्मेशन ईमेल के जरिए भेजी जाती है। हमने एक सर्विस प्रोवाइड करना स्टार्ट करा है, वेरिन आप मोवर्स एंड पैकेज अरेंज कर लीजिए और सामान हमारे यहाँ भिजवा दीजिए और हम आपका सामान सेफली रखेंगे। हमारे यहाँ एक सिक्योरिटी गार्ड रहता है 24/7, रूम्स लॉक्ड रहते हैं एंड देयर आर आल्सो CCTV cameras. So what we thought of doing is they had their own stuff, so we started converting our flats into storage spaces. As you can see, people have left their beds, appliances, fridges, sofas and everything in our locations so that they can pick it up back whenever they come back to Gurgaon, maybe next year or whenever this corona situation is over. स्टोरेज स्पेस से किराएदारों को कम किराए पर सामान रखने में मदद मिल रही है, वहीं मकान मालिकों के लिए भी आमदनी का एक नया जरिया खुल गया है। एकता सूरी,
जी मीडिया, मुंबई। और अब आपको बताते हैं कि आज शाम 6 बजे हम आपके लिए क्या खास लेकर आ रहे हैं। तो कोरोना काल में सीबीएसई ने अपने छात्रों को बड़ी राहत दी है। 9वीं और 12वीं तक के बच्चों का सिलेबस 30% कम हो गया है। तो क्या इससे वाकई बच्चों पर पढ़ाई का बोझ कम हो जाएगा या पढ़ाई में कुछ कमी रह जाएगी? इसी मुद्दे पर देखिए हमारा खास शो आज शाम 6 बजे, कोरोना की आफत, सिलेबस में राहत। और अब बात करते हैं सोने की। इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि 10 ग्राम सोने का भाव 49,000 रुपए के पार चला गया है। जी हां, एमसीएक्स यानी जो वायदा बाजार है घरेलू मार्केट का, उसमें गोल्ड का प्राइस 49,000 रुपए के ऊपर चला गया है और पिछले एक साल में 42% का जोरदार रिटर्न गोल्ड में मिला है। और चांदी की कीमतों में भी बड़ी तेजी आई है। चांदी का भाव 50,600 रुपए के ऊपर चला गया है। और अब बात करते हैं शेयर मार्केट की। कारोबारी हफ्ते के तीसरे दिन आज बाजार में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। सेंसेक्स 345 अंक गिरकर 36,329 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 94 अंक फिसलकर 10,706 के स्तर पर बंद हुआ। बाजार का पूरा हाल बताने के लिए हमारे साथ आशीष चतुर्वेदी जुड़ चुके हैं, हमारे सहयोगी। आशीष, बताइए। देखिए, आज बाजार में तेज उतार चढ़ाव देखा गया। शुरुआत तो तेजी के साथ हुई थी, लेकिन आखिरी 1 घंटे में अगर आप देखें तो जो इंडेक्स हैवी वेट्स हैं वहां पर ऊपरी तरफ से गिरावट देखी गई, मुनाफा वसूली देखी गई, जिसका असर हमें इंडेक्स पर भी देखने को मिला। और निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ही लाल निशान में बंद हुए। निफ्टी बैंक में अगर आप देखें तो दिन के दौरान मोमेंटम बहुत स्ट्रांग था, 23,000 के ऊपर ब्रेकआउट दिया, हालांकि ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया और फिर वहां से अगर आप देखें तो गिरावट के साथ क्लोजिंग देखने को मिली। लेकिन आज के सत्र में भी अगर आप देखें तो ढेर सारे ऐसे स्टॉक्स थे जहां पर तेजी देखने को मिली। क्विकली वो वायदा बाजार के स्टॉक्स देख लेते हैं जहां पर आज के सत्र में तेजी की पोजीशन बनती हुई नजर आई। पीएसयू बैंकिंग फोकस में थे। कैनरा बैंक अगर आप देखें तो ओपन इंटरेस्ट जो है 45% बढ़ते हुए नजर आया, स्टॉक में तेजी देखने को मिली। सेल में गजब की तेजी देखी गई, ओपन इंटरेस्ट भी 43% बढ़ता नजर आया। टाटा केमिकल्स और बैंक ऑफ बड़ौदा, ये भी तो ऐसे स्टॉक है जहां पर आज तेजी की पोजीशन बनती हुई नजर आई। लेकिन कुछ स्टॉक ऐसे भी थे जहां पर आज मंदी की पोजीशन बनती हुई नजर आई है। कमिंस इंडिया देखिए, ओपन इंटरेस्ट 22% बढ़ा और जो स्टॉक है उसमें गिरावट देखने को मिली। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज ओपन इंटरेस्ट में 14% का इजाफा देखने को मिला और बजाज फिनसर्व में भी अगर आप देखें तो ओपन इंटरेस्ट 11% बढ़ा और स्टॉक में गिरावट देखने को मिली। लेकिन जैसा कि मैं आपको बताया कि सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन की अगर आप बात करें तो पीएसयू बैंकिंग सेक्टर काफी ज्यादा मोमेंटम में थे। आज के सत्र में अगर आप देखें तो इंडियन बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पीएनबी एंड जेएनके बैंक के कुछ ऐसे स्टॉक हैं जो बढ़िया तेजी के साथ बंद हुए। मेटल स्टॉक्स में भी भरपूर एक्शन देखने को मिला। चुनिंदा मिड कैप स्पेस से अगर आप देखें जो मेटल स्टॉक्स हैं यहाँ पर काफी ज्यादा खरीदारी देखने को मिली। नालको, वेदांता, जेएसडब्ल्यू स्टील और कल्याणी स्टील, जो कि हमने आपको मालामाल वीकली के तहत भी बताया, इसमें भी बढ़िया खरीदारी का रुझान देखने को मिला। रियल एस्टेट स्टॉक्स में देखा था हमने कि पिछले दिनों काफी ज्यादा तेजी देखने को मिली थी, लेकिन पिछले 2 दिन से अगर आप देखें तो इस सेक्टर के अंदर कंसोलिडेशन का फेज देखा जा रहा है। प्रेस्टीज एस्टेट्स, डीएलएफ, गोदरेज प्रॉपर्टीज, कोल्टे पाटिल हल्की गिरावट के साथ बंद हुए। और ऑटो स्टॉक्स में भी आज अगर आप देखें तो ऊपरी स्तर से गिरावट देखने को मिली। टीवीएस मोटर्स, टाटा मोटर्स, मारुति और आइशर मोटर्स। कुल मिलाकर देखा जाएगा तो आज बड़ा ही उतार चढ़ाव वाला सत्र था। बहुत शुक्रिया आशीष, आपका बाजार का ये पूरा हाल बताने के लिए। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही।